नमस्कार साथियों, मैं शत्रुघ्न कुमार आप सभी का अपने इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग आज 10th क्लास का बिहार बोर्ड के हिसाब से रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और पूरा हिंदी में होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये बिहार बोर्ड को स्पेशल पॉइंट करके बनाया गया है। तो आज हम लोग आगाज़ करने वाले हैं अपने कोर्स का। तो उस सिलसिले में, उस सीरीज में सबसे पहले आज दोस्त हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर बिहार बोर्ड में जो दिया गया है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए दोस्तों, ये जो रहेगा ये धीरे धीरे करके हम लोग पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट करेंगे। ये जितना भी वीडियो लेक्चर आप लोग को मिलेगा उसमें धीरे धीरे करके आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, उस तरीके से इसमें पढ़ाया जाएगा। और 1 to 1 जैसे आप अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आराम से आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऐसा रहेगा कि आप लोग को फील नहीं होगा कि हम लोग बहुत दूर से पढ़ रहे हैं। आप लोग को एकदम रियल एकदम लगेगा कि एकदम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। उस तरीके से पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं हो। बस आप लोग को करना यही है कि आप लोग को वीडियो देखते रहना है और कान खुला रख के अच्छे से सुनना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और पूरे वीडियो को देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आप बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने विषय वस्तु पे। हमारा विषय वस्तु है बिहार बोर्ड का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कक्षा 10 का है ये, अध्याय 1। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। आज हम लोग देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे, यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यहाँ पर सबसे पहला शब्द क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। अब बात आता है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्यों है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होता क्यों है और उसके बाद बात आता है कि हम लोग को समीकरण का ज़रूरत क्या पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है। जैसे देखिए, हम आप लोग सब पूर्वत कक्षा में पढ़ चुके होंगे, प्रीवियस मतलब क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि कोई भी एटम जो रहता है यानी कि कोई भी जो परमाणु रहता है दोस्तों, वो क्या होना चाहता है, वो ऑक्टेट प्राप्त करना चाहता है। जैसे मैंने अगर ये सोडियम परमाणु का कक्षा विन्यास लिखा तो वो उसका ऑक्टेट कब पूरा हो जाएगा दोस्तों, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को खो देगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट यानी कि अष्टक, अगर अष्टक पूरा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रासायनिक रूप से क्या हो जाएगा, इसको क्या बोला जाते हैं, रासायनिक रूप से अक्रिय हो जाते हैं। अक्रिय गैस जैसा ये संरचना प्राप्त कर लेते हैं। तो सभी परमाणु का मेन जो उद्देश्य होता है वो अक्रिय गैस जैसा संरचना प्राप्त करना होता है दोस्तों, इसीलिए वो क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये तो एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग करवाते भी हैं, कुछ खुद से भी होता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है वो खुद से होता है, और कुछ हम लोग लेबोरेटरी में कराते हैं यानी कि प्रयोगशाला में, जिससे हम लोग को क्या होता है, जैसे हम लोग को अगर नमक बनाना हो तो कैसे रिएक्ट कराएंगे, सोडियम प्लस क्लोरीन रिएक्ट करेगा यानी कि दोनों अभिक्रिया करेगा दोस्तों, बन जाएगा क्या, NaCl। तो कुछ ऐसे होते हैं जो स्वतः होते हैं, कुछ हम लोग अपने हिसाब से कराते हैं, जो हम लोग को ज़रूरत होता है वो रसायन बनाने के लिए कराते हैं। तो यहाँ पे बात आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है। पहला रीज़न मैंने बताया कि ये लोग अष्टक पूरा करना चाहता है, कि जितना भी तत्व है वो अष्टक पूरा करना चाहता है। दूसरा कि हमारा ज़रूरत के हिसाब से जो ज़रूरत होता है उस तरह से, जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, हम देखिए रसायन से हम लोग पूरे तरीके से घिरे हुए हैं। सुबह में आप लोग उठते हैं तो पेस्ट से लेके यानी कि मुंह धोने के लिए जो पेस्ट आप लोग यूज करते हैं, और रात में सोने से पहले गोरे होने के लिए जो नाइट क्रीम लगाते हैं, सब में क्या होता है दोस्तों, सब में एक केमिकल होता है। मतलब कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रसायन मिला के बनाया गया है, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसीलिए रसायन में अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन का अगर हम लोग नॉलेज पता नहीं होगा तो अर्थ से अनर्थ हो जाएगा दोस्तों। हम लोग कुछ में कुछ मिला देंगे और किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। जैसे कैसे ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है, वैसे ही मिलाना कुछ और था, मिला कुछ और दिए
तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है। दूसरा होता है कि अब समीकरण का बात आता है। देखिए दोस्तों, पूर्वत कक्षा में आप लोग जानते होंगे कि समीकरण में आप लोग को देखिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि समीकरण एक्चुअली में बताता है कि कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों, तो उसमें उसका द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है, यानी कि मास कंजर्व रहता है। मास में कोई चेंजिंग नहीं आता है, मास जो है वो कंजर्व रहता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है दोस्तों। यानी कि जैसे देखिए अगर H2 रिएक्ट कर रहा है दोस्तों किसके साथ, O से, तो बनेगा H2O। ठीक है दोस्तों, मान लिया H2 अगर 1 ग्राम रिएक्ट कर रहा है दोस्तों और 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो ये बनेगा कितना, 2 ग्राम H2O बनेगा। तभी तो इसका देखिए द्रव्यमान जो इधर है, द्रव्यमान आपका LHS में है लेफ्ट हैंड साइड में, वही द्रव्यमान RHS में होना चाहिए। क्योंकि अगर एक नियम है, अगर नहीं जानते हैं तो उसको लिख लीजिए, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान द्रव्यमान की ना तो उत्पत्ति होती है ना क्षय होता है, सिर्फ इसका रूपांतरण होता है। इसको भी लिख लीजिएगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कुछ और था, ऑक्सीजन को 1 ग्राम लिए, 1 ग्राम लिए, इसका रूपांतरण हो गया। ये गैस था, लेकिन ये जब क्या हो गया, इसके साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बन गया, जल बन गया। इसको जल बोलते हैं, यानी कि पानी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि समीकरण का ज़रूरत इसलिए पड़ता है कि इससे हम लोग को पता चलता है कि जो मास है यानी कि द्रव्यमान है वो संरक्षित है, ना तो वो कम हो सकता है ना तो वो ज़्यादा हो सकता है। उसी को फिर देखिए समीकरण में क्या होता है, उसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो आने वाले अभी जब इसको डिटेल में हम लोग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि समीकरण का संतुलन भी किया जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो असंतुलित समीकरण हमारे कोई काम का नहीं है, केमिस्ट्री में उसका कोई यूज नहीं होता है। तो ये तो था मेन हेडिंग, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है और समीकरण का क्या महत्व है रसायन शास्त्र में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के अपने विषय वस्तु पे लौटते हैं। जो मेन विषय वस्तु है उसको धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक कर करके उसको पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका एक क्रियाविधि होता है दोस्तों। क्रियाविधि कहने का मतलब है, जैसे कि आप क्रियाविधि इसको ऐसे समझिए कि क्रियाविधि क्या होता है। देखिए जैसे आप लोग को स्कूल जाना हो तो स्कूल जाने का एक क्रियाविधि है। आप लोग सुबह में उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ड्रेस पहनते हैं, टाई लगाते हैं, कोट पहनते हैं, या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो ऐसे ही बस जो है वो पहन के चल दिए। जिस तरह का भी आप लोग को ज़रूरत होता है उस तरीके से आप लोग उस क्रियाविधि को फॉलो करते हैं, तब जाके आप लोग स्कूल के लिए रवाना होते हैं। उसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भी होता है। जैसे देखिए अब देखिए क्या होता है, इसमें होता क्या है, इसमें बंधन का बनना, जैसे रासायनिक बंधन हो गया, ये बनता है, कुछ बनता है तो कुछ टूटता भी है। जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया क्रियाविधि में क्या होता है, कुछ बंधन टूटता है, कुछ बंधन बनता है। क्या करते हैं, जैसे देखिए अब देखिए इसमें और क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग को ताप देना पड़ता है, यानी कि ताप ऐड किए, और कई बार क्या होता है कि ताप निकलता है, यानी कि ताप जब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उससे टेम्परेचर यानी कि हीट यानी कि ताप निकल रहा है। तो रासायनिक क्रियाविधि में बस इतना जानिए कि उसमें होता क्या है कि परमाणु बंधन टूटते हैं, परमाणु बंधन बनते हैं। मतलब देखिए अब जब तक टूटेगा नहीं, जैसे देखिए अगर H2 है और O2 है, अगर इसको मिलाएंगे तो H2O बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो क्या है, दो अणु है, किसका, ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पे एक ही अणु है। तो कहीं ना कहीं ये जो O रहा होगा ये टूटा होगा, और उसके बाद फिर क्या किया, इसके साथ ये बंधन बनाया, ए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बंधन बनाया, इस तरीके का बंधन बनाया और ये बन गया आपका H2O यानी कि जल। तो बंधन का टूटना, बंधन का बनना, ताप का निकलना, ताप का ऐड करना यानी कि ताप देना, ये सारी चीज़ें रासायनिक क्रिया को कराने के लिए किया जाता है। इसको बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। जैसे एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल भी देकर बताया कि रासायनिक अभिक्रिया का क्रियाविधि क्या होता है। चलिए दोस्तों अब इससे आगे पढ़ते हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रियाविधि क्या होता है।
चलिए और आगे अभी और डिस्कस करेंगे, उसमें और क्लियर होते जाएगा। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता, इसको जानते हैं कि ये क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता हम लोग जानेंगे दोस्तों। अभिक्रिया का विशेषता, अब देखिए इसको डिटेल में जानेंगे दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया, इसका विशेषता क्या होता है। मतलब कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया का क्यों ज़रूरत है। अब इसके जानेंगे कि जब हो रहा है तो इसका विशेषता क्या है, मतलब कि इसके कराने से इसके बारे में हम लोग को क्या क्या जानकारी मिल जाएगा दोस्तों। तो उसके बारे में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता क्या होता है। तो चलिए अब उसके बारे में जानते हैं दोस्तों कि इसका विशेषता एक्चुअली में होता क्या है। देखिए सबसे पहला होता है सबसे पहला जो विशेषता है वो होता है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति यानी गैस निकलता है, रिलीज ऑफ गैस। इंग्लिश में जानना चाहे तो रिलीज ऑफ गैस। जैसे देखिए अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें क्या होता है, गैस निकलता है। इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये चूना पत्थर होता है CaCO3, इसको जब हम लोग हीट करते हैं दोस्तों, यानी कि ताप देते हैं, ये जो डेल्टा है इसको डेल्टा बोलते हैं दोस्तों। ये टेम्परेचर अगर ताप ना लिखा हो तो ये भी लिखा हो तो उसका मतलब एक ही होता है कि हम लोग हीट दे रहे हैं। तो जब हीट करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा दोस्तों, ये CaO बन जाएगा और उसके बाद CO2 निकलेगा। यानी कि रिएक्शन जब होता है तो उसमें क्या होता है, गैस का उत्पत्ति होता है। पहला ये हम लोग को पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में क्या होता है कि अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो किसी में गैस निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, उसमें क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, यानी कि गैस की उत्पत्ति हो रही है। दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों कि दूसरा क्रियाविधि में क्या हो रहा है। दूसरा होता है अवक्षेप का बनना दोस्तों। अवक्षेप भी बनता है, अवक्षेप का बनना। अब देखिए इसको कैसे समझिएगा कि अवक्षेप कैसे बनता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि घर में कपड़ा वगैरह धोते हैं, जैसे घर में कपड़ा धो रहे हैं तो कपड़ा धोने के बाद आप लोग देखते होंगे कि जब उसमें आप लोग उसमें साबुन लगाते हैं, सरफ लगाते हैं, ब्रश लगाते हैं, उसके बाद देखते होंगे कि जब उसको पानी से धोते होंगे तो गंदगी का ऊपर में एक सरफेस बन जाता है, लेयर बन जाता है। वही जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो ठोस रूप से प्राप्त होता है ना दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप। जो ठोस रूप से प्राप्त हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूप से प्राप्त हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अवक्षेप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी कि जब से हम लोग कपड़ा धोते हैं, जैसे डेली लाइफ वाला मैंने रोजाना वाला जो मैं एग्जांपल दूंगा उसे समझने में आप लोग को काफ़ी आसानी होगा। तो ठोस के रूप में जो प्राप्त होता है उसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं। तो ये हो गया दूसरा। आप देखिए इससे आगे हम लोग जानेंगे कि और रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या विशेषता है। इसके बाद देखिए रंग परिवर्तन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें रंग परिवर्तन होगा। क्या होगा दोस्तों, रंग परिवर्तन होगा। तो हम लोग अब क्या जानेंगे, रंग परिवर्तन के, यानी कि कलर चेंज। देखिए इसमें क्या होगा, ये मैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग को बताता हूँ कि रंग परिवर्तन कैसे होता है रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान। देखिए आप थोड़ा सा नमक ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, NaCl, ठीक। और उस पर आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा नींबू का 2-3 बूंद रस डालिए। इसके बाद देखिएगा कि इसका रंग जो उजला था, नमक है उजला ही होता है दोस्तों, अगर वो ख़राब क्वालिटी वाला नहीं है तो उजला ही होगा। तब आप लोग को देखिएगा कि यही नमक है, अगर इसमें आयोडीन होगा I2 तो ये नीला हो जाता है दोस्तों। घर में करके देखिए, बहुत सिंपल है, सबके घर में नींबू अवेलेबल होगा और नमक तो रहता ही है। तो ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, मैं एक एग्जांपल बताया हूँ, एकदम सिंपल एग्जांपल बताया हूँ जिसको आप लोग करके आप लोग आराम से देख सकते हैं। उजला जो कलर है वो नीला में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग का भी परिवर्तन होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें और क्या होता है, ताप का परिवर्तन। अब इसमें टेम्परेचर भी चेंज होता है। कुछ ऐसा होता है दोस्तों जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ हम लोग को ऐसा रिएक्शन होता है, यानी कि अभिक्रिया होता है, उसमें हम लोग को क्या करते हैं
हीट देना पड़ता है, यानी कि ताप ऐड करना पड़ता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्रिया विधि में, फिर से एक बार रिपीट हो रहा है कि ताप हम लोग ऐड करते हैं। अब कि कुछ में होता है कि ताप हम लोग को निकलता है। अब देखिए दोनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यही देखिए, इसमें क्या होगा, जब चूना पत्थर को हम लोग गर्म करते हैं, जब चूना पत्थर को हम लोग गर्म करते हैं, यानी इसको अगर जल में डालें तो CO में बन जाता है और CO2 निकलता है, प्लस इसमें ऊष्मा भी निकलता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ताप निकल रहा है। तो ताप निकलने वाला एक एग्जाम्पल यही हो गया जो ऊपर लिखा हुआ था। और ताप ऐड करने वाला देखिए, जब O2 H2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, इसमें हीट देना पड़ता है तो H2O बन जाता है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस यहीं पे ऊष्मा देना पड़ेगा तो ये H2O बन जाएगा। हाइड्रोजन जलता है ऑक्सीजन के साथ तो H2O बनता है, पानी बनता है। ये दोनों, एक बात और याद रखिएगा, ये दोनों गैस होता है, लेकिन जो बनता है वो लिक्विड हो जाता है। यानी कि ये गैस होता है, गैस फॉर्म में होता है, यानी कि गैसीय अवस्था में होता है। जो बनता है ये द्रव अवस्था में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ताप का परिवर्तन हो जाता है। अब इसके बाद वाले देखते हैं क्या परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। ये सारा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लिख लीजिएगा, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग साथ साथ में लिखते जाइएगा वीडियो पॉज करके दोस्तों। इसके बाद देखिए अब फिफ्थ जो है हम लोग का, वो क्या है दोस्तों, हम लोग 5वें में पढ़ने वाले हैं कि अवस्था में परिवर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अब देखिए इसको समझिए कि अवस्था में परिवर्तन इसका मतलब क्या है। जैसे देखिए अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके अवस्था में भी परिवर्तन होता है दोस्तों। उसको कैसे आप लोग समझिएगा, जैसे देखिए एक मोमबत्ती ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये अगर जलेगा तो क्या होगा, पहले ये जलेगा तो क्या होगा, जलेगा तो लाइट निकलता है, ठीक है दोस्तों, ये रखा हुआ है। तो जलेगा तो देखिए कि ये क्या हो रहा है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, CO2। तो यही मोमबत्ती जल रहा है तो इससे क्या निकला, गैस निकला, ठीक है दोस्तों, यानी कि गैस निकला। और यहाँ पे देखते होंगे कि मोम धीरे धीरे पिघलता भी है तो ये लिक्विड भी हो गया। ये क्या हो गया, ये हाँ, यहाँ पे वाष्प भी बनता है H2O, वो लिक्विड के फॉर्म में, यानी कि द्रव्य के फॉर्म में निकलता है, द्रव्य के फॉर्म में निकलता है, लिक्विड के फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ठोस मोम था, ये जो मोम था ये क्या था, ठोस था, ठीक है दोस्तों। ये क्या क्या में परिवर्तित हो रहा है, CO2 भी निकल रहा है और H2O जलवाष्प भी निकल रहा है। जब मोमबत्ती जलता है दोस्तों तो जलवाष्प भी निकलता है। आप लोग को पता नहीं होगा लेकिन ये जलवाष्प भी निकलता है, क्योंकि जो मोमबत्ती है इसमें कार्बन होता है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 भी बनता है। CO2 बना, कार्बन हो गया, उसके बाद इसमें कार्बन ही नहीं होता, हाइड्रोजन भी होता है। जब हाइड्रोजन O2 के साथ जलेगा तो H2O तो बनेगा ही, तो CO2 भी बनेगा, H2O भी बनेगा, क्योंकि मोमबत्ती का फॉर्मूला आप लोग बताइएगा क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी को यही बता रहा है कि इसमें अवस्था का भी परिवर्तन होता है। जैसे ठोस अवस्था में था, लेकिन अब ये गैस में भी चेंज हो रहा है एक ही रिएक्शन में, और द्रव में भी चेंज हो रहा है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है, हम लोग का ये हो गया और ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में इस समीकरण के बारे में बताया था, लेकिन अब इसको डिटेल में जानेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। देखिए रासायनिक समीकरण, अब इसको हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण मैंने आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि रासायनिक समीकरण ये बताता है कि कोई भी जो रिएक्शन हो रहा है दोस्तों, उसको हम लोग बैलेंस करके लिखेंगे। क्योंकि जो मास है वो तो ना तो हम लोग उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए एक रासायनिक समीकरण लिख के देखते हैं कि मास का ना तो उत्पत्ति हो रहा है ना क्षय हो रहा है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन ये भी एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि मास का ना तो उत्पत्ति हो रहा है ना ही क्षय हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग रासायनिक समीकरण का यूज करते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण में हम लोग ये जान गए कि रासायनिक समीकरण 2 तरीके का होता है। एक रासायनिक समीकरण, देखिए अब रासायनिक समीकरण, अब इससे आगे वाले टॉपिक में जाने से पहले जानते हैं कि रासायनिक समीकरण जैसे एक A है और B है, ये दोनों मिल के क्या बन रहा है, C+D। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इधर जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अभिकारक।
ये जो दो तत्व इधर रिएक्ट कर रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं अभिकारक, और जो हम लोग को इधर प्राप्त होता है इसको बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल ये जो हम लोग को मिला इसको बोलते हैं अभी, ये जो रिएक्ट किया मतलब कोई तत्व है, अभी ए बी रिएक्ट करके CD बनाया था, इसको अभिकारक बोलेंगे, ये प्रतिफल हो गया। तो देखिए अब ये रासायनिक समीकरण भी होता है दोस्तों, ये दो तरीके का होता है, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित समीकरण लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे संतुलित समीकरण। जैसे देखिए संतुलित समीकरण में क्या है कि उसको बैलेंस ना करना पड़े, यानी कि वो खुद बैलेंस हो जाए। जैसे देखिए H2 रिएक्ट कर रहा है किससे, Cl2 के साथ। ठीक है दोस्तों, तो H2 जब रिएक्ट करेगा तो 2HCl, ये क्या है, एक संतुलित रिएक्शन है, इसमें कोई भी हमको संतुलन नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए अगर कार्बन रिएक्ट कर रहा है O2 से, अब बना रहा है, जब पूरा ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या बनता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो हो गया ये असंतुलित हो गया, असंतुलित समीकरण। ठीक है दोस्तों, समीकरण। ठीक है, तो ये ऊपर में जो मैंने लिखा ये देखिए संतुलित समीकरण है दोस्तों, इसको मैं रेड से कर रहा हूँ, ये संतुलित समीकरण है, ये आपका संतुलित हो गया, और ये क्या हो गया, असंतुलित हो गया। इसको भी हम लोग संतुलित कर सकते हैं, वो आने वाले अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। लेकिन यहाँ पर ये जानना है कि अगर पूछ दिया जाए कि समीकरण कितने तरीके का होता है, तो आप लोग को 2 नंबर में बताना होगा कि समीकरण 2 तरह का होता है, एक संतुलित समीकरण होता है, दूसरा असंतुलित समीकरण होता है। संतुलित समीकरण में आप लोग देख रहे होंगे कि जितना परमाणु इधर है उतना ही परमाणु उधर है, किसका, हाइड्रोजन का भी और किसका, क्लोरीन का भी। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का परमाणु अगर बायां पक्ष में भी सेम हो और दायां पक्ष में भी सेम हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे संतुलित समीकरण। लेकिन अगर बायां पक्ष में जो परमाणु है वो ज़्यादा हो किससे, दायां पक्ष में, तो ये क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण। यहाँ पर ये देखिए जो ऑक्सीजन है इसका 2 अणु है, लेकिन यहाँ पर एक ही अणु है, यानी कि परमाणु। यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, यहाँ पर 2 परमाणु मिलके क्या बना है, एक अणु बना है। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिएगा, परमाणु से मिलके किसका निर्माण होता है दोस्तों, परमाणु से मिलके अणु का निर्माण होता है। परमाणु जो है सबसे छोटा होता है, इससे मिलके अणु का निर्माण होता है, यानी कि एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एटम जो है स्मॉलेस्ट मतलब सबसे सूक्ष्मतम कण है किसी भी तत्व का, यानी कि परमाणु जो है सबसे, उससे छोटा हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे दोस्तों कि जो समीकरण लिखने का तरीका है उसमें हम लोग क्या हम लोग उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो भी है उसको हम लोग रासायनिक समीकरण जो है उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, रासायनिक समीकरण हो गया, संतुलित असंतुलित हो गया। अब समीकरण का नियम हम लोग पढ़ेंगे, समीकरण का नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समीकरण जो है, समीकरण का नियम क्या होता है। देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं जानिएगा तो इससे आप लोग को दिक्कत होगा, आप लोग लिख नहीं पाइएगा, वो गलत होगा। सबसे पहले समीकरण के नियम में हमको क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी अभिकारक है, अभिकारक को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, अभिकारक को हम लोग बाएं तरफ लिखते हैं, ठीक है। अभिकारक को हम लोग बाएं तरफ लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। जो भी अभिकारक होगा उसको हम लोग बाएं तरफ लिखते हैं। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा अभिकारक हो, देखिए एक मैं लिख देता हूँ, उससे एक समीकरण लिख देता हूँ, उसको मैंने समझाऊंगा ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। एक अभिकारक है ए, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अभिकारक है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभिकारक, ठीक है दोस्तों। एक अभिकारक ये हो गया, दूसरा अभिकारक बी हो गया, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी अभिकारक है। उसके बाद एगो हम लोग तीर लगाते हैं जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, एरो। और यहाँ पे जो अभिकारक से अभिकारक रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, प्रतिफल बनेगा। मान लिया 2 प्रतिफल मिल रहा है तो ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों है प्रतिफल,
प्रतिफल। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रोडक्ट। थोड़ा सा इंग्लिश भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रतिफल बोलते हैं। तो देखिए, अगर एक से ज़्यादा अभिकारक हो दोस्तों तो उसके बीच में हम लोग जोड़ यानी कि प्लस का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसको जब प्रतिफल की ओर दिखाना हो तो हम लोग तीर के निशान का यूज करते हैं। तीर के निशान, जिसको हम लोग एरो भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका यूज करते हैं। अब प्रतिफल भी अगर एक से ज़्यादा बन रहा हो तो उसके बीच में भी हम लोग प्लस के साइन का यूज करते हैं, यानी कि जोड़ के निशान का यूज करते हैं। और भी हो सकता है, जैसे अगर ऊष्मा निकला तो फिर हम लोग जोड़ के ऊष्मा भी इसमें लिखते हैं। तो अभिकारक 1 हो गया, अभिकारक 2 हो गया, इससे 2 प्रतिफल मिल रहे हैं। इसके अलावा देखिए, अब जो बाएं साइड में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक को हम लोग हमेशा बाएं तरफ में लिखते हैं, और जो प्रतिफल होता है इसको हम लोग दाएं तरफ में। यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि दाएं तरफ में लिखा हुआ है। तो अभिकारक को हम लोग बाएं तरफ में लिखेंगे, प्रतिफल को दाएं तरफ में लिखेंगे। अब बीच में तीर का निशान होगा। अब देखिए, एक सिंपल मैंने अभिक्रिया दिखाया है। कई बार क्या होता है कि जैसे देखिए, अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो H2 होगा, O2 होगा प्लस SO2 होगा। अब ये सब मिल के क्या बनाएगा? H2SO4। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि क्या है, अभिकारक 3 है, प्रतिफल 1 है। तो कई बार क्या होता है कि अभिकारक ज़्यादा रहेगा, प्रतिफल कम रहेगा। कई बार क्या होगा कि अभिकारक प्रतिफल कम मिलेगा, यह तो हो ही गया। अभिकारक 1 है, प्रतिफल 3 है। कई बार क्या होगा कि इसके उल्टा भी हो सकता है। तो इस तरह का भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये आप लोग मैं ये बताना चाह रहा था कि किस तरह से इसको लिखते हैं, किधर आपका अभिकारक रहेगा, किधर प्रतिफल रहेगा, इसको एकदम फॉलो करना है। ठीक है, अब A और B है। अब यहाँ पर छोटा छोटा बात और लिख लीजिए। जैसे अगर हम लोग को लिखना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परमाणु का जो भी क्या होता है सिंबल होता है उसको, जैसे सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है, कार्बन का C होता है, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca होता है। तो जो भी हम लोग रिएक्शन में लिखेंगे दोस्तों, उसका जो फर्स्ट लेटर रहता है दोस्तों वो कैपिटल रहेगा। ऐसा नहीं कि सोडियम है तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये स्मॉल वाला Na नहीं चलेगा। इसको मैं रेड से लिख के काट रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाइएगा कि ये गलत है। जब भी कभी भी आप लोग अभिकारक में या प्रतिफल में कहीं भी जो तत्व का जो सिंबल होता है, जो तत्व का सिंबल होता है वो हमेशा क्यों बड़े अक्षर में होगा, बड़े अक्षर में लिखें उसको, हमेशा बड़े अक्षर में लिखें। ऐसा नहीं कि उसको छोटे अक्षर में लिखेंगे। अगर जैसे क्लोरीन को लिखना है तो क्लोरीन का जैसे Cl होता है तो फर्स्ट अक्षर बड़ा रहेगा, छोटा अक्षर छोटा रहेगा। पोटेशियम का तो एक ही अक्षर रहता है तो वो बड़ा ही होगा। अब कैल्शियम में जैसे ऐसे, ये कैल्शियम गलत हो जाएगा, एक ही अक्षर बड़ा रहेगा, दूसरा अक्षर छोटा रहेगा, तो ये गलत है। ये कैल्शियम सही है, ये गलत है। तो ये भी आप लोग, जब आप लोग अभिकारक या प्रतिफल कहीं भी लिख रहे होंगे जिसमें जो तत्व यानी जो तत्व उसमें अभिक्रिया कर रहा होगा उसको हम लोग हमेशा बड़े अक्षरों में लिखेंगे दोस्तों। उसका फर्स्ट जो लेटर रहेगा सिंबल का, उसका बड़ा अक्षर रहेगा। तो ये बहुत छोटा बात है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए, अब संतुलित और असंतुलित अभी समीकरण जान गए थे, समीकरण का नियम भी जान गए। इतना तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग को अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं कि इससे आगे कौन सा टॉपिक है। ये भी हो गया समीकरण का नियम। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे देखिए समीकरण संतुलन। ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि समीकरण का यूज क्यों किया जाता है। समीकरण का यूज इसलिए किया जाता है कि उससे पता चलता है कि जो द्रव्यमान है वो क्या है, कंजर्व है, यानी कि संरक्षित है। अब समीकरण का संतुलन करना, अब चलिए पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार मार्क कर रहा हूँ। इसको आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िएगा, आँख कान एकदम पूरे अच्छे तरीके से खोल लीजिएगा, झुकनी नहीं आना चाहिए। झुकनी आएगा तो फिर केमिस्ट्री आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएगा दोस्तों। बोर्ड का एग्जाम तो टाइम से होगा ही 2022 में। ये मत सोचिएगा कि तीसरा लहर आ जाएगा हम लोग पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तीसरा लहर से पहले सबको वैक्सीनेटेड हो जा रहे हैं, इससे आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए पिछले बार जैसा इस बार नहीं सोचना है। ऐसे बिहार बोर्ड में पिछले बार भी एग्ज़ाम हुआ था, तो पिछले बार जब हुआ था तो इस बार भी होगा, इसलिए ये नहीं सोचना है कि अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है।
जो अभी नहीं दोस्तों वो कभी नहीं। अब चलिए दोस्तों पढ़ते हैं समीकरण संतुलन। समीकरण संतुलन, देखिए इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें बात करेंगे, नाम ही बता रहा है, संतुलन करेंगे समीकरण का। जो भी किधर LHS में या बायां साइड में जो भी ज़्यादा है और दायां साइड में जो भी समीकरण में एटम कम बेसी है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको संतुलित करेंगे। इसमें बहुत सारा समीकरण है जिसको अब देखिए, अब संतुलित और असंतुलित समीकरण के बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे कि इसको कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि इसका महत्व क्या है। सबसे छोटा एग्जाम्पल क्या ले लूँ मैं, जैसे अभी कार्बन मोनोऑक्साइड को मैंने एक लिया था। कार्बन जब O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये देखिए क्या है, असंतुलित है। तो असंतुलित है तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि असंतुलित है। यहाँ पे कौन सा क्या असंतुलित है, इधर कार्बन दायां पक्ष में कार्बन कितना है, 1 है, बायां पक्ष में भी, बायां पक्ष में और दाहिना पक्ष में भी कार्बन 1 है। यहाँ पर अब देखिए क्या है कि जो ऑक्सीजन है इधर 2 है, इधर 1 है। तो इधर अगर इसमें हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, आधे से मल्टीप्लाई कर दे, तो इधर भी क्या हो जाएगा, जैसे देखिए हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो O2 था इससे ये कैंसिल आउट हो गया और फाइनली कितना बचा, 1 बचा। तो इधर भी कितना हो गया, CO, इधर तो CO है ही। तो आप लोग देख रहे होंगे कि संतुलन का कितना बड़ा रोल है। अब देखिए ये मैंने बताया, अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग को मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। वो क्या होता है कि संतुलन करने के लिए, संतुलन करने के लिए संख्या, अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पूर्ण भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। संख्या से हम लोग संख्या से गुना करते हैं जो भी तत्व होता है उसमें। इसको आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। मतलब कि संतुलन करने के लिए संख्या क्या क्या हो सकता है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। संख्या पूर्ण भी हो सकता है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या क्या हो सकता है दोस्तों, पूर्ण संख्या का मतलब इंटीजर, जिसको पूर्ण संख्या यानी कि इंटीजर क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह से कोई भी हो सकता है। अब भिन्न क्या क्या हो सकता है दोस्तों, भिन्न में हम लोग जैसे देखिए अब संतुलन करने के लिए कई बार 1/2 से मल्टीप्लाई करना, देखिए अभी हम लोग किए, तो कई बार आप लोग को 5/2, 3/2, 5/4, जैसा हम लोग को ज़रूरत हो जिससे संतुलित हो जाए हमारा केमिकल का जो रूल है, जो नियम है वो ना टूटे दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप कैसे भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो संतुलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, संतुलन करने के लिए संख्या में पूर्ण या भिन्न से गुना करते हैं जो भी तत्व होता है। जो भी तत्व होता है मतलब कि जो भी आपका समीकरण में जो भी तत्व होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे और उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। अब चलिए 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं जिस वजह से आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए कि बैलेंस कैसे होता है। तो देखिए अभी से 3-4 एग्जाम्पल समझेंगे जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं Mg और HCl का रिएक्शन कराते हैं और MgCl2 और H2 गैस बनता है। जैसे Mg प्लस HCl, अब ये रिएक्ट कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। MgCl2 प्लस H2 ये निकला, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, बायां पक्ष हो गया। अब बायां पक्ष में देखिए, बायां पक्ष, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये क्या है, दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बायां पक्ष में मैग्नीशियम कितना है दोस्तों, मैग्नीशियम बराबर 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 1 है। लेकिन दायां पक्ष में देखिए कितना है, मैग्नीशियम है 1 है, क्लोरीन है वो कितना है, कितना परमाणु है, 2 है, और हाइड्रोजन है वो भी कितना है दोस्तों, 2 है। तो अब हम लोग को देखना है कि जो 1-1 है उधर में 1 2 2 है, इसको
कितने से गुना किया जाए ताकि वो आराम से बैलेंस हो जाए। तो सिंपल सा बात है, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो मैग्नीशियम 1 है, कोई बैलेंस करने का इसको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 1 है, लेकिन यहाँ पर है 2 है। तो सिंपल इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो इधर भी क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। या वी डिड इट, हम लोग कर दिए दोस्तों, सीख गए। देखिए ऐसे ही करके देखिएगा, जब छोटा छोटा करिएगा तभी बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ छोटा होता है जब तक आप उस चीज़ को नहीं जानते हैं तो वो चीज़ क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। जान गए तो छोटा लगने लगता है। जैसे अभी आप लोग को लगता होगा कि बिहार बोर्ड में मेरा 80% आ जाए, 85% आ जाए, या मैं टॉप कर जाऊं। अगर आप टॉप भी कर जाएंगे तब भी कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि जैसे टॉप करने में अगर आप लाए होंगे 480 नंबर तो लगेगा हाँ ये कुछ अच्छा टॉपर्स का मार्क्स नहीं है, लगेगा कि 495 आता तो कुछ और बात होता। तो कोई भी चीज़ कुछ समय बाद छोटा लगने लगता है जब उसको हम लोग अचीव कर लेते हैं, यानी कि प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी प्राप्त करने का अभिप्राय है कि इस चीज़ को आप लोग सीख गए तो आप लोग को लगेगा कि बहुत छोटा बात था, लेकिन नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग छोटा बात सीखिएगा उसी से बड़ा बात होता है, क्योंकि एक एक ईंट लग के बड़ा मकान और घर बनता है, तो उसी तरह से एक ईंट है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जब हम लोग 2 देखिए, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझाता हूँ। जब 2 से मल्टीप्लाई किए दोस्तों तो ये गुना होता है, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पे कितना है, 2 क्लोरीन है एटम और 2 हाइड्रोजन है। तो बायां पक्ष में जितना जब हम लोग 2 से गुना किए, जब 2 से गुना किए उसके बाद देखिए क्या हो गया, ये असंतुलित था, ऊपर में जो लिखा था ये असंतुलित था, लेकिन अब संतुलित हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये असंतुलित था, ठीक है। जब संतुलित हो गया तब देखिए मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, Mg एज यूजुअल, जैसे पहले था 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2। इधर देखिए मैग्नीशियम पहले पूर्ववर्ती 1 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2। तो जितना इधर है दोस्तों उतना ही उधर है। तो ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है, यानी कि रासायनिक समीकरण है, ये संतुलित है। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। चलिए इसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं, और आगे इससे थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल देखते हैं जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग लिखेंगे, अब देखिए अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इससे अलग एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग को समझने में आसानी हो। इसमें क्या हो रहा है, AlCl3 AlCl3 किससे रिएक्ट कर रहा है दोस्तों, ये रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, CaOH2 से। और ये क्या बना रहा है दोस्तों, AlOH3 का होल 3, AlOH का होल 3 ये बना रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभिकारक, इसको प्रतिफल। मैं इतना बार वीडियो में बोलूँगा कि आप लोग को अभी ही याद हो जाएगा। प्लस एक और बना रहा है CaCl2। अब देखिए मैंने अभी क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाईं ओर और फिर दाईं ओर। तो बाईं ओर हम लोग का क्या क्या है, ये मैं भी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग आराम से कर सकते हैं। दाईं ओर ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सारा बच्चा होगा, अगर नहीं समझेगा तो फिर दिक्कत है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाईं ओर देखिए एल्युमिनियम कितना है दोस्तों, एल्युमिनियम 1 है। क्लोरीन कितना है दोस्तों, क्लोरीन 3 है। कैल्शियम कितना है दोस्तों, कैल्शियम 1 है। OH कितना है, OH 2 है। तो इस तरह से क्या क्या है, 1 3 2 1 है, ठीक है। अब दाईं ओर देखिए एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम कितना है 1 है। OH कितना है दोस्तों, OH 3 है। कैल्शियम कितना है 1 है। और क्लोरीन क्या है दोस्तों 2 है। तो यहाँ पर ये मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ कौन कौन बैलेंस है, जिसको बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग का बैलेंस है, इधर भी है। और कौन बैलेंस है देखिए, नहीं और तो कोई बैलेंस नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 3। हाँ कैल्शियम देखिए, कैल्शियम भी एक इधर भी है, कैल्शियम एक इधर भी है। अब मामला कहाँ फंसा दोस्तों, मामला फंस रहा है कि इधर OH जो आयन है ये 3 है, OH आयन इधर 3 है, इधर OH आयन 2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने के लिए देखिए कई बार क्या होता है कि बैलेंस जो है, बैलेंस करने के लिए हम लोग को ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि जो अभी जो 1 है वो 2 भी हो सकता है। मतलब देखिए अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे देखिएगा, इसको दोस्त इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
उसके बाद आप लोग देखिएगा कि इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आप लोग गिन के देखिए तो आप लोग को पता चलेगा कि जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। देखिए अब जब मल्टीप्लाई किए तो एल कितना हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से समझने को मिल रहा होगा। कई बार क्या होता है कि कुछ बैलेंस है लेकिन कुछ जो नहीं बैलेंस है, मतलब संतुलित नहीं है, उसको संतुलित करने के लिए जो संतुलित था उसमें भी हम लोग को गुना करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर सवाल उठता है कि एल्युमिनियम तो संतुलित था, फिर गुना क्यों किए सर? तो इसलिए किए कि कई बार क्या होता है कि गेहूं के साथ घुन में पिस जाता है, लेकिन यहाँ पे पिस नहीं रहा है, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। तो इसको अब इसके साथ में है तो इसको अब अलग से तो बैलेंस करेंगे नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं होता है दोस्तों। ये नहीं कि AlCl3 है तो डायरेक्ट हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गलत है। जब भी होगा तो ये पूरा मॉलिक्यूल यानी कि पूरा अणु में गुना होता है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पूरा अणु में, जैसे ये नहीं बैलेंस था तो इसमें आधे अणु में हम लोग गुना नहीं करेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी हम लोग गुना करेंगे तो पूरे अणु में गुना होगा, आधे अणु में गुना नहीं होगा। ये आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से याद रखना है दोस्तों। तो चलिए अब देखिए इसको हम लोग काउंट करके देखते हैं कि क्या हुआ। तो देखिए इधर एल्युमिनियम कितना था, इधर एल्युमिनियम पहले अनबैलेंस था, अब 2 हो गया। अब इसमें देखिए ऐसा होता है कि जब ये 2 है इधर 3 है तो इसमें मल्टीप्लाई इस तरीके से हो जाता है। तो 3 दूना 6, तो कितना हो गया? कैल्शियम इधर हो गया कितना, अब इसको लिखिए, आप सब लिखते जाइए, बस मेरे साथ आप ही लिख दीजिए। कैल्शियम 6 हो गया। क्लोरीन, अब कैल्शियम कितना है? 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये देखिए 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये कितना हो गया? इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, अब इधर भी बैलेंस हो गया। अब इधर देखते हैं, 2 हो गया तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें तो 2 हो गया। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 3 दूना 6 हो गया। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर मैं एक बार और इसको बताऊंगा अभी। फिर देखिए यहाँ पर 3 है तो कैल्शियम में 3 से किए तो 3 हो गया, और 3 दूना 6 तो फिर भी क्लोरीन भी 6 हो गया। अब देखिए एल्युमिनियम 2, यस सर एल्युमिनियम 2। बोलो बच्चों कैल्शियम 6, यस सर कैल्शियम 6। बोलो बच्चों OH आयन 6, यस सर LHS में RHS में दोनों में सेम है ना। तो देखिए ये कैल्शियम भी फाइनली ये भी बैलेंस हो गया। तो इससे आप लोग को सीखने को मिल रहा होगा कि कई बार जो बैलेंस नहीं रहता है उसको बैलेंस करने के लिए जो संतुलित है उसमें भी गुना करना पड़ता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। स्टार्टिंग में मैंने लिखा था जब संतुलित था, वीडियो फिर से एक बार पीछे जाइएगा और देखिएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। जो संतुलित था उसको फिर से संतुलित किया क्योंकि उसके कारण पूरा जो मेरा इक्वेशन था वो संतुलित नहीं हो रहा था। इसी तरीके से बहुत सारा आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। ये तो 2 एग्जाम्पल था जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, और भी आप बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसमें क्या कर सकते हैं आप लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग को देखना, देखिए जब भी आप स्टार्टिंग में बैलेंस करना सीखिए तो सबसे पहले देखिए कि बायां पक्ष में कितना है और दाहिना पक्ष में कितना है, क्योंकि समीकरण के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जितना अणु इधर रहेगा या परमाणु, जितना अणु या परमाणु इधर रहेगा ये दोनों बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत जो है दोस्तों वो टूट जाएगा। अब ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि E बराबर mc² भी ऑलमोस्ट यही है। बाकी आप लोग 11th-12th में जानिएगा कि इससे ये रिलेटेड है। अभी आप लोग जानिए कि द्रव्यमान संरक्षण के लिए ये बैलेंस कर रहे हैं। और मैं इसको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि जो बैलेंस था सर उसको आप फिर क्यों बैलेंस किए, क्योंकि उसके साथ में एक ऐसा आइटम है जो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो बैलेंस था ही, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए इसको भी बढ़ाना पड़ा। इस तरह से ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। बाकी मैंने यहाँ पे डिटेल में सब लिख के बताया था तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए संतुलन, मेरे को उम्मीद करता हूँ मैं 20 मिनट में संतुलन सिर्फ समझाया हूँ। बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। जैसे आप लोग समझिए ऑफलाइन क्लास में जाते हैं तो इससे ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ाया जाता है, तो ऑनलाइन में भी आप लोग इससे ज़्यादा को उम्मीद मत रखिए। अगर उम्मीद रखिएगा कि 4G के स्पीड में 4G से पढ़ेंगे, 4G तेज़ी से पढ़ेंगे तो कुछ याद नहीं होगा दोस्तों। इसलिए याद होने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा
एक कहावत है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, यानी कि जो धीरे धीरे और रोज़ चलता है वो जीत जाता है। इसलिए धीरे धीरे चलिए, आराम से चलिए, लेकिन रोज़ चलिए। ये कहावत अभी भी उतना ही तर्क संगत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे आगे देखते हैं। अब समीकरण का उपयोग और लाभ क्या होता है। देखिए, अब जैसे हम लोग समीकरण लिख रहे हैं तो उसका कुछ उपयोग भी होता होगा, कुछ लाभ भी होता होगा। पहले तो मैं बताया कि मास का करता है, उसके अलावा भी कुछ होता है। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। देखिए, अब देखिए, जैसे आप लोग अब वृत्त की परिधि निकालते हैं तो उसका वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। एरिया बराबर क्या होता है दोस्तों, πr² होता है। तो ये सारा फॉर्मूला बना हुआ है ऑलरेडी। फार्मूला जब भी निकालना हो तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, ये पुट करते हैं, हम लोग को निकाल जाता है आसानी से। उसी तरीके से जब हम लोग का एक स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण बना हुआ है कि जब H2O2 से रिएक्ट करेगा तो ये इंडिया में रिएक्ट करे या USA में रिएक्ट करे या पाकिस्तान में करे या बलूचिस्तान में करे, कहीं भी करे, बिहार में करे या यूपी में करे, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो H2O बनेगा। दोस्तों ये बात तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये समीकरण पढ़ने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि हम लोग को एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। एक फ़ायदा ये हो जाता है। और देखिए, जैसे देखिए, अब पूरे ये मैं क्या बताया, अब ये जो रिएक्ट कर रहा है इंडिया में भी सब जगह जब ये रिएक्शन होगा तो इसी तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। एक तरह से सहूलियत होता है। जैसे कि हम लोग ऐसा यूनिट पढ़ते हैं तो साथ ही यूनिट क्यों होता है, ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे। सहूलियत के लिए ये किया जाता है, तो इससे सहूलियत होता है, ये फ़ायदा होता है। अब देखिए, ये तो हो गया कि समीकरण का लाभ क्या होता है, ये सहूलियत के लिए होता है। और दूसरा कि अब देखिए, इससे एक फ़ायदा और होता है कि जब हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं तो हम लोग को पता चलता है कि जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो कितना अणु इसका और कितना अणु इसका रिएक्ट करके कितना अणु इसका बनाएगा, बराबर नहीं देंगे, गलत है। ये हमेशा एरो पड़ता है, जिसको हम लोग तीर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा चीज़ पता चल जाता है और अभी आगे आने वाले दिनों में जानेंगे कि इसका क्या क्या यूज है। अब इसके बाद इस समीकरण का लाभ हो गया। अब देखिए, अब इसका सीमा जानते हैं कि लाभ तो हो गया, ये लाभ होता है, सीमा क्या होता है। देखिए, तो सीमा बहुत सारा हो जाता है। पहला सीमा हो जाता है कि ये जो है ना रासायनिक समीकरण का सीमा, रासायनिक समीकरण का समीकरण का सीमा यानी कि इसका लिमिटेशन, ये क्या नहीं बताता। देखिए, सबसे पहला ये क्या होता है, पहला कि ये भौतिक अवस्था को नहीं बताता है, भौतिक अवस्था को ये नहीं बताता है। ये किसी के भौतिक अवस्था के बारे में नहीं बताएगा कि वो लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है। बाद में हम लोग को पता करना पड़ता है, रिएक्शन में नहीं पता चलता है। ठीक है, तो ये भौतिक अवस्था को नहीं बताता है। इसके अलावा भी बहुत सारा और ये भी नहीं बताता कि कौन सा रिएक्शन है वो ऊष्माशोषी होगा, ऊष्माशोषी होगा और ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी होगा। ठीक है दोस्तों, ऊष्माशोषी यानी कि जो ऊष्माशोषी यानी जो हीट को ले, ऊष्माक्षेपी यानी जो हीट को दे। तो ये भी नहीं बताता कि कौन सा भी समीकरण है जो ऊष्माशोषी होगा, कौन सा समीकरण है वो ऊष्माक्षेपी होगा। अब देखिए, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता कि अभिक्रिया किन दशाओं में, मतलब उसका जब रिएक्ट कर रहा है तो ताप, टेम्परेचर, दाब, सांद्रता, ये सब नहीं पता चलता। तो ये सब सारा इसका सीमा हो गया। बाकी आप लोग रेफरेंस बुक रखते होंगे, उसमें और डिटेल में है तो उसको सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग को नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें आप लोग को और दे दिया जाएगा डिटेल में। तो ये सारा सीमा हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये सब नहीं देता था, इसी को करने के लिए अब इसका हम लोग उपयोगिता बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब लास्ट टॉपिक हम लोग का क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया ये सब अब नहीं दे रहा है तो इसके कारण हम लोग को नुकसान हो सकता है। तो इसका उपयोगिता बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ करते हैं। तो देखिए, इसका उपयोगिता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे वो चलिए पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को उपयोगिता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। तो देखिए, रासायनिक ये टॉपिक लिख लीजिए, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण
को उपयोगी बनाना। ठीक है दोस्तों, रासायनिक को हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे देखिए हम उसका जो भी पदार्थ, जो भी एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है, जो भी तत्व रिएक्ट कर रहा है दोस्तों, उसको हम लोग भौतिक अवस्था को बता देंगे। जैसे H2 है प्लस O2 है, तो ये क्या बन गया, H2O बन गया। तो जो हाइड्रोजन था ये क्या था, गैस में था। ऑक्सीजन था, ये भी क्या था, गैस में था। और ये जो बना ये क्या बना, लिक्विड बना, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्रव्य बना दोस्तों। तो जब हम लोग को पता चल जाएगा, रिएक्ट कराने से पहले हम लोग इसको बता देंगे। रिएक्ट कराने से पहले बताएंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करा है, दोनों गैस में है, तो बन के जो मिलेगा वो हम लोग को लिक्विड मिलता है दोस्तों। हीट रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन जब जलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाइड्रोजन जलता है दोस्तों। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो जलता है तो क्या करता है, प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। हाइड्रोजन जलने के फलस्वरूप हम लोग को क्या मिलता है दोस्तों, हाइड्रोजन जलने के फलस्वरूप हम लोग को जल मिलता है, लिक्विड मिलता है। इसके बाद हम लोग को और इसमें बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं ऐड, इसमें हम लोग पता करते हैं कि कौन सा ऊष्मा शोषी है, कौन सा ऊष्मा छेपी है। ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा शोषी हो गया एवं ऊष्मा छेपी। यानी कि अभी मैं बताया था, उसमें जो नहीं पता चल रहा था सीमा में, उसी को हम लोग दूर करने के लिए रिएक्ट मतलब अभिक्रिया कराने से पहले हम लोग बताते हैं कि किस तरीके का ये रिएक्शन होगा। ऊष्मा शोषी होगा तो हम लोग को हीट देना पड़ेगा। जैसे ये ऊष्मा शोषी होता है, थोड़ा सा हीट देना पड़ता है। ऊष्मा शोषी होगा और कुछ ऊष्मा छेपी होता है। जैसे कि आप लोग चूना पत्थर है, वो क्या होता है, CaCO3 है। ये जिसको कली चूना, जब इसको पानी में आप लोग डालेंगे तो CaO बनेगा और CO2 प्लस ऊष्मा निकलता है, तो ये क्या होता है, ऊष्मा छेपी होता है। इसमें हम लोग इसको एक्सोथर्मक बोलते हैं, यानी कि इसमें हीट निकलता है। फिर इसमें गैस के उत्सर्जन का जानकारी देते हैं। उसके बाद गैस के तीसरा हो गया उत्सर्जन का जानकारी। उत्सर्जन जैसे गैस उत्सर्जन होगा, H2 निकला तो उसका हम लोग चिन्ह क्या देंगे, ऐसे देंगे दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा कि उत्सर्जन के बारे में भी हम लोग बताते हैं। फोर्थ हो गया। अब इसके बाद और क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग जानेंगे, जैसे देखिए अब स्टार्टिंग में हम लोग बताए थे कि अब छेप भी बनता है। तो जब अब छेप बना तो उसको हम लोग ये वाला एरो, ये वाला तीर से दिखाते हैं। कहीं अगर कोई भी अभिक्रिया में अब छेप बनेगा दोस्तों, तो इसको हम लोग ये वाला तीर से दिखाएंगे। जैसे कि एक मैं रिएक्शन बता देता हूँ, AgNO3, इसको बताइएगा आप लोग। ऐसे इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करता है, विक्रिया करता है, तो क्या बना देता है, ये बना देगा AgCl प्लस HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो ये जो मिलता है अब छेप के रूप में मिलता है। तो इसको हम लोग कैसे दिखा देंगे, एरो के रूप में। तो ये अपक्षेप का, ये नीचे तीर जब उल्टा हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो अपक्षेप का बता रहा है। जब तीर जब ऊपर की ओर हो जाए तो समझिएगा कि वो गैस के बारे में बता रहा है, कि यहाँ पर हम लोग को गैस मिलेगा। तो ये अपक्षेप हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो अभिक्रिया है वो क्या है, अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय है कि नहीं, उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे अमोनिया, अगर अमोनिया N2 है और H2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, उत्क्रमणीय का ये चिन्ह होता है दोस्तों। ये क्या बनाएगा, NH3। इसको आप लोग बैलेंस करके देखिएगा, ये बैलेंस नहीं है। तो उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि वो आगे की दिशा में भी बन रहा है, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बना रहा है, और अमोनिया क्या हो रहा है, फिर से टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदल जा रहा है। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा है। ये इस अभिक्रिया का विशेषता होता है उत्क्रमणीय, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल। इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। तो उत्क्रमणीयता का यही गुण होता है कि अगर अभिकारक से प्रतिफल मिल रहा है तो प्रतिफल से भी अभिकारक मिलते रहता है। इसीलिए इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है, जब हम लोग को अभिकारक से प्रतिफल मिलता है तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं, नहीं तो तुरंत वो फिर
प्रतिफल में चेंज हो जाता है। तो ये तो और आगे जब हम लोग डिटेल में जानेंगे, इस 11th-12th में आप लोग जाइएगा तो इस पर बहुत डिटेल में एक चैप्टर ही पढ़ना है। तो ये सारा चीज़ 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जो समीकरण से रिलेटेड जितना था वो हम लोग सारा जो चीज़ था वो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि कितने तरह का रासायनिक अभिक्रिया होता है, वो कैसे कैसे होता है, उसका यूज क्या क्या होता है, ये सारे डिटेल हम लोग अगले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसी तरह से अगले वीडियो का बहुत अच्छे से और अगले वीडियो का बहुत अच्छे से इंतज़ार करते रहिएगा। इसी तरह से वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें पूरा सिलेबस आप लोग का बिहार बोर्ड का कंप्लीट करा जाएगा दोस्तों। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोग को कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, या पर्सनल भी फीडबैक आप लोग दे सकते हैं। आप लोग को सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे, जिससे आप लोग का कोई भी तरह का दिक्कत हो तो उसको दूर किया जाएगा। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले क्लास में मिलते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कितने तरह का रासायनिक अभिक्रिया होता है, और उसका मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दूंगा। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं दोस्तों। अभी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।